जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स यानी कि संरचनात्मक यांत्रिकी पुलिस सिविल सेकेंड ईयर के एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें आज हम फुल सिलेबस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। So before start the video, make sure that hit the subscribe button, press that bell notification so we'll get all that notification from this channel. So let's start. तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सैम्पल पेपर है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, धातुओं के यांत्रिक गुणों की व्याख्या कीजिए। धातुओं के यांत्रिक गुणों की व्याख्या कीजिए, जिसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एक्सप्लेन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। या इसी तरीके से इसी का दूसरा रूप जो आ सकता है वो क्या है, पदार्थों के निम्न यांत्रिक गुणों का वर्णन कीजिए, और जो गुण है वो उनको यहाँ पर दे देगा, इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे सुघट्यता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिसिटी, प्रत्यास्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी, कठोरता, इसको इंग्लिश में हार्डनेस बोलते हैं, और श्रांत, जिसे हम इंग्लिश में फटीग बोलते हैं। देखिएगा ये 2012, 16, 18 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि अब की बार इस क्वेश्चंस को रखा जाए। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम सुघट्यता, प्रत्यास्था और कठोरता और श्रांत के बारे में अगर हम यहाँ पर लिख देंगे तो हमारे जो धातुओं के यांत्रिक गुण होते हैं हमें उनका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिकों का वर्गीकरण कीजिए। प्लास्टिकों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनके प्रमुख गुणों एवं अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं क्लासिफाई प्लास्टिक्स एंड मेंशन देयर की प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चंस 2011, 14 और 15 में आया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो प्लास्टिक हैं उनको वर्गीकृत करेंगे और जो उनके गुण होते हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। प्लास्टिक के गुण क्या क्या होते हैं, जैसे थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, इन दोनों में अंतर तब भी हमें इसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, यानी कि प्लास्टिकों के गुण हमें मिल जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी लैंग्वेज में पूछ सकता है कि थर्मोप्लास्टिक के गुणों व उपयोग पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो थर्मोप्लास्टिक के गुणों व उपयोग पर संक्षिप्त नोट लिखने के लिए वो बोल सकता है। तो इस इंग्लिश में कह सकता है कि राइट ए ब्रीफ कमेंट ऑन द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, जो 2015, 16 और 18 में आया हुआ है। गाइज, या तो वो पूछेगा कि प्लास्टिकों का वर्गीकरण कीजिए या पूछेगा थर्मोप्लास्टिक के गुणों व उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी या नोट लिखिए। ये दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं, लेकिन उसने क्या किया है, केवल लैंग्वेज को बदल दिया है। आंसर हम इसका एक ही क्वेश्चन में दे सकते हैं। जैसे थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग, जैसे थर्मोप्लास्टिक को हम हिंदी में बोलते हैं ताप सुनम्य प्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम हिंदी में बोलते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है उसको हम यहाँ पर लिख करके इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पदार्थों के गुण के बारे में समझाइए। पदार्थ के क्या क्या गुण हो सकते हैं उनके बारे में आपको समझाना है। इंग्लिश में इसको वो बोल सकता है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। जैसे कि पदार्थों के जो गुण हैं वो कौन कौन से होते हैं, यांत्रिक गुण जिसे इंग्लिश में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, प्रौद्योगिकी गुण होते हैं जिसके इंग्लिश में टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ऊष्मीय गुण होते हैं जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। ये क्या है, सभी पदार्थों के गुण हैं। इनके बारे में हम अगर समझा देंगे थ्योरी वाइज तो हमें जो है पदार्थों के गुणों के बारे में आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि प्रतिबल से आप क्या समझते हैं। प्रतिबल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस। देखिएगा गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है जो 2014, 17, 16 और आगे भी आया हुआ है। तो प्रतिबल से आप क्या समझते हैं। देखिएगा प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल जो होता है, हमारे पास कोई पदार्थ है तो जब पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करता है, ठीक है, जब पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करता है तो उसके आकार में परिवर्तन
हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स F लगा रहे हैं इसको। अब ये क्या है कि इस फोर्स के कारण अपने शेप को चेंज करना आरंभ करता है। जैसे जैसे पदार्थ के आकार में परिवर्तन होता है तो उसका विरोध करने के लिए आंतरिक प्रतिरोध बल, यानी कि यहाँ पर एक आंतरिक प्रतिरोध बल उत्पन्न होगा। ये इस फोर्स के कारण जो होगा इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस फोर्स के कारण जो होगा वो इस अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोधी बल। और उसी आंतरिक प्रतिरोधी बल को जो हम देखते हैं कि वो कितने एरिया में लगा हुआ है, तो अगर हम देखें कि जो उत्पन्न हुआ आंतरिक प्रतिरोधी बल है और अपॉन में एरिया, यानी कि जो F अपॉन एरिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये जो स्मॉल f है ये है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, यानी कि आंतरिक प्रतिरोधी बल, और अपॉन में क्या होता है, एरिया हो जाता है इसका, ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्योंकि जो भी आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होगा वो उस ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर होता है। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जब इसकी यूनिट होती है तो इसका जो विमेय सूत्र हो जाता है वो क्या हो जाता है, देखिएगा, न्यूटन का होता है mL/t-2 और मीटर का होता है L स्क्वायर। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा mL-1t-2, ये इसका विमेय सूत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकृति से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, प्रतिबल और विकृति इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आपको पेपर में मिलेगा। तो विकृति से आप क्या समझते हैं और विकृति कितने प्रकार की होती है, इसका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेन? व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी, या स्ट्रेन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं हम इसको डिफॉर्मेशन। ठीक है, देखिएगा, जो विकृति होती है उसको इंग्लिश में स्ट्रेन भी बोलते हैं, डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं और डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो गाइज कंफ्यूज मत होइएगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि तीनों वर्ड में से कौन सा वर्ड वो क्वेश्चन में रख दे, और तीनों वर्ड का मतलब अगर नहीं पता है तो बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, या तो स्ट्रेन को डिफॉर्मिटी बोलते हैं या फिर डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, या स्ट्रेन भी वो आपको लिख करके दे सकता है। तो आपको केवल विकृति के बारे में समझना है, स्ट्रेन के बारे में समझना है। तो ये क्वेश्चन 2018 और 19 में पूछा जा चुका है। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो विकृति है उसको या तो स्मॉल ई से लिखते हैं या फिर एप्सिलॉन से लिखते हैं। और जो विकृति है वो किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जब उस पर हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो इसकी जो लेंथ है उसमें कुछ वृद्धि हो जाती है, और जो इसकी लेंथ में वृद्धि होती है वो होती है हमारे पास डेल एल, और जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो कितनी थी, एल, यानी कि लेंथ में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो होती है वो होती है हमारे पास विकृति। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगी। ठीक, तो जो भी हमारे पास अनुदैर्ध्य विकृति होगी वो होती है लेंथ के अकॉर्डिंग, और अगर लेटरल होती है तो उसको हम बोल सकते हैं डेल डी अपॉन डी, यानी कि जो डायमीटर में चेंजेस हुआ है और अपॉन में ओरिजिनल डायमीटर। तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि विकृति जो होती है वो क्या होती है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, हम इसको विकृति बोल सकते हैं। और गाइस याद रखिएगा, ये एक डायमेंशन लेस, ठीक है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मृदु इस्पात से प्राप्त होने वाले प्रतिबल विकृति ग्राफ को समझाइए। जो मृदु इस्पात से प्राप्त होता है वो हमें यहाँ पर ग्राफ बना करके दिखा देना है। तो प्रतिबल हमने देखा था कि प्रतिबल से आप क्या समझते हैं, प्रतिबल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रतिबल के जो विभिन्न प्रकार हैं वो तनाव प्रतिबल, जिसको इंग्लिश में टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, संपीड़न प्रतिबल जिसको कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं, और कर्तन प्रतिबल जो होता है उसको हम शियर स्ट्रेस, और नमन प्रतिबल को हम बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये चार हमारे पास जो प्रतिबल के प्रकार हैं उनको हमें लिख देना है। और नंबर 5 जो है वो है टॉर्जन स्ट्रेस, जिसको हिंदी में हम मरोड़ प्रतिबल भी बोलते हैं। इसी प्रकार विकृति से आप क्या समझते हैं, यह आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे देंगे, और विकृति के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार की होती है उनको जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, जिसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, ये हमारे पास डेल अपॉन एल होती है। और संपीड़न विकृति यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेन, ये भी डेल अपॉन एल होती है, लेकिन वो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, क्योंकि कंप्रेसिव में हम लेंथ को घटाता हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, लेंथ को घटता हुआ महसूस करते हैं, तो इसलिए उसमें क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से जो विकृति होती है वो सेकंड होती है कर्तन विकृति, और कर्तन विकृति को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। और आयतन विकृति जो हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो वॉल्यूम में चेंज होता है, जो चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी में आता है हुक का नियम। ठीक है, हुक का नियम क्या होता है, हुक का नियम ये होता है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर जो विकृति होती है, जो प्रतिबल होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार, अब देखिएगा, मृदु इस्पात से प्राप्त होने वाले प्रतिबल विकृति
वक्र खींचिए। ठीक है, जो प्रतिबल विकृति वक्र है उसको हमें समझाना है कि जो मृदु इस्पात के लिए होता है वो किस तरीके से बनता है। तो मृदु इस्पात के लिए हम अगर प्रतिबल और विकृति ग्राफ को बनाएं तो हमें कैसे मिलता है कि हम दो एक्सिस बना लेते हैं। जो एक्स एक्सिस पर हम दिखाते हैं विकृति को और प्रतिबल दिखाते हैं हम वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो यहाँ से एक पहले इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर ए पॉइंट होता है। जो ए पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? समानुपाती सीमा को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक प्रोपोर्शनल लिमिट है। यानी कि यहाँ पर जैसे हम यूटीएम पर किसी भी मेटेलिक रॉड पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो यहाँ तक उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन इससे ऊपर जैसे ही हम पॉइंट बी पर पहुंचते हैं तो पॉइंट बी हमारे पास कहलाता है प्रत्यास्थ सीमा, यानी कि इलास्टिक लिमिट कहलाता है। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है? देखो, इलास्टिसिटी पॉइंट वो होता है जहां पर हम किसी मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स को हटाने पर वो अपनी शेप को रिगेन कर लेता है, उसको इलास्टिसिटी पॉइंट या इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इस पॉइंट पर ये इसी तरीके से हो रहा है कि अगर इस पॉइंट पर हमने जो फोर्स लगाया हुआ है उसको हम रिमूव कर दें तो जो भी हमारा फोर्स ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम प्रत्यास्था सीमा या प्रत्यास्था पॉइंट। ठीक है, अब जैसे हम इसको थोड़ा सा और फोर्स को बढ़ाएंगे इस पर तो पॉइंट हम सी पर पहुंचेंगे और सी पॉइंट कहलाता है उच्च पराभव बिंदु, जिसको बोलते हैं हायर इल्ड पॉइंट। हायर इल्ड पॉइंट पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो प्लास्टिसिटी की कंडीशन हमें मिलती है। प्लास्टिसिटी कंडीशन मतलब कि जैसे ही हमने थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाया तो ये उस शेप में पहुंच जाता है कि यहाँ से वो अपनी शेप ओरिजिनल शेप को गेन नहीं कर पाएगा अगर हम फोर्स को रिमूव भी करते हैं तो। अब हम नीचे आते हैं इसके, तो यहाँ पर जो डी है वो पॉइंट आ जाता है हमारे पास निम्न पराभव बिंदु, यानी कि लो इल्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से हम फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो कर्व है वो इस तरीके से ग्रो करने लगता है और फिर जाकर के आगे फ्रैक्चर हो जाता है। तो यहाँ से जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो एक पॉइंट आता है यहाँ पर ई, और ई पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? आंकलित चरम प्रतिबल, नॉमिनल अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। नॉमिनल अल्टीमेट स्ट्रेस, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे आंकलित चरम प्रतिबल। तो यहाँ पर जैसे ही हम मटेरियल को एनालिसिस करते हैं तो हमें एक ऐसी कंडीशन मिल जाती है कि यहाँ पर मटेरियल के आगे अगर हम और ज़्यादा टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेकिंग कंडीशन में जा सकता है। तो जैसे ही हम इस पर और ज़्यादा फोर्स को लगाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है जिसको बोलते हैं एफ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भंजन बिंदु बोलते हैं या भंजन प्रतिबल बोलते हैं, और इंग्लिश में ब्रेकिंग या फ्रैक्चर स्ट्रेस या फ्रैक्चर पॉइंट हम इसे बोल देते हैं। यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर आकर के जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभिन्न प्रकार के धर्म को समझाइए, यानी कि जो बीम होते हैं उनके कौन कौन से टाइप होते हैं उसको हमें बताना है। जैसे कि इंग्लिश में वो कह सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बीम, यानी कि एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ बीम। तो देखिएगा, जो बीम होते हैं वो हम कह सकते हैं कि जो बीम है उनको किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखिएगा, एक होता है शुद्धालंबित धरण, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम या बोल सकते हैं हम फ्रीली सपोर्टेड बीम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आबद्ध धरण। ठीक है, आबद्ध को हम बोल सकते हैं फिक्स्ड बीम। नेक्स्ट है बाहर निकली धरण, यानी कि जिसको हम ओवरहैंगिंग बोलते हैं। जो हमें ज्यादातर मकानों के छज्जे होते हैं उसको हम ओवरहैंगिंग की कैटेगरी में कर सकते हैं। अब आता है दोनों तरफ समान बाहर निकली धरण, यानी कि बोथ साइड इक्वल ओवरहैंगिंग बीम। यानी क्या होता है कि यहाँ पर अगर पिलर खड़ा हुआ है और यहाँ पर छज्जा है, यहाँ पर भी छज्जा है, तो इसको हम बोल सकते हैं बोथ साइड इक्वल ओवरहैंगिंग। मतलब कि दोनों तरफ जो छज्जे हैं वो बराबर तरीके से निकले हुए हैं और एक बीम, यानी कि जो एक बीम है या एक वॉल है वो बीच में खड़ी हुई है, दोनों तरफ क्या है उसके छज्जे निकले हुए हैं और उसको हम बोल सकते हैं ओवरहैंगिंग, यानी कि बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम, दोनों तरफ समान बाहर निकली धरण बोल सकते हैं। या फिर अनेकाधार, यानी कि सतत, जिसको बोलते हैं सतत धरण बोल सकते हैं। सतत धरण में क्या होता है कि सपोर्ट लगी होती है और बीम कंटिन्यूस चलता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं सतत धरण बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस बीम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तरफ चलते हैं कि जड़त्व आघूर्ण की समांतर अक्ष की प्रमेय तथा लंबवत अक्ष प्रमेय समझाइए। देखिएगा गाइस, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, 2009 में, 2012 में, 17 में, 18 में। ठीक है, और आई होप कि अब की बार भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जड़त्व आघूर्ण के समांतर अक्ष की प्रमेय और लंबवत अक्ष की प्रमेय आपको सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो क्या कह सकता है वो? एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम गाइस ये आती ही आती है, इसको आप जरूर करके जाइएगा। और बंकन समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकन समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, जिसको हम बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन। और बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है? एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। देखिएगा, जो एम होता है वो होता है हमारे पास मोमेंट, और आई जो होता है वो होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और इक्वल टू में इसका हो जाती है स्ट्रेस, और ये हो जाता है हमारे पास वाई जो इसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब देखिएगा, स्ट्रेस को वो दो तरीके से लिख सकता है, या तो वो कह सकता है डेल्टा एफ स्मॉल, या फिर कह सकता है वो
सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा को भी हम स्ट्रेस बोलते हैं और स्मॉल एफ को भी हम स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है गाइस। कंफ्यूज मत होना कि कभी वो स्मॉल एफ लिख करके दे दे और आप ये सोचो कि स्मॉल एफ को हमें कैसे प्रूव करना है। तो स्मॉल एफ को जो स्ट्रेस हम बोलते हैं वही ये स्मॉल एफ से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पर अपना कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा। और सिग्मा और स्मॉल एफ जो है वो दोनों के दोनों स्ट्रेस है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। समीकरण पदों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित पदों को समझाइए। तो निम्नलिखित पद कौन कौन से हैं, क्या क्या कह सकता है वो कि उदासीन अक्ष को समझाना है जो न्यूट्रल अक्ष जिसे बोलते हैं, या उदासीन सतह को समझाना है जिसको हम न्यूट्रल लेयर कहते हैं। और धरण में नमन प्रतिबल क्या होता है इसको हमें समझाना है। बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन दे देनी है। और प्रतिरोधी घूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है इसकी हमें डेफिनेशन यहाँ पर दे देनी है। जैसे हम इसकी डेफिनेशन को पूर्ण करते हैं तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन था उसका आंसर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि अक्षीय भार और उत्केंद्रित भार में अंतर बताइए तथा तनुता अनुपात क्या होता है लिखिए। देखिएगा अक्षीय भार क्या होता है और उत्केंद्रित भार क्या होता है और जो तनुता अनुपात है वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला सहित आपको लिख देना है। तो देखिएगा वो इंग्लिश में क्या कह सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियली लोड एंड एसेंट्रिक लोड, ठीक है। और व्हाट डू यू मीन सिलेंडरनेस रेशो। सिलेंडरनेस रेशो को हम क्या बोलते हैं हिंदी में तनुता अनुपात बोलते हैं। अब देखिएगा तनुता अनुपात क्या होता है और अक्षीय भार और उत्केंद्रित भार क्या होता है, ठीक है। तो अक्षीय भार क्या होता है, कोई हमारे पास एक कॉलम है, अगर उसके जो ग्रेविटी एक्सिस है उस पर अगर हम फोर्स को लगाते हैं तो हमें जो वो प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं अक्षीय भार। यानी कि हमारे पास कोई ये एक कॉलम है, इसका हम ये एक्सिस माने तो इस एक्सिस पर लगने वाला लोड अक्षीय भार यानी कि अक्षीय लोड कहलाएगा। अब अगर ये हमारे पास कोई कॉलम है, इसका ये अक्ष है और इस अक्ष से या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में किसी छोटी सी डिस्टेंस पर हम क्या कर रहे हैं लोड लगा रहे हैं। केवल हमें क्या करना है जो सेंटर है उस एक्सिस से कुछ हटाकर हमें लोड लगा देना है, कुछ डिस्टेंस पर हमें लोड लगा देना है, तो उसको हम बोलेंगे उत्केंद्रित भार यानी कि जिसे हम बोलते हैं एसेंट्रिक लोड। सेंटर से जो दूर लोड लगा हुआ होता है उसको हम एसेंट्रिक लोड बोलते हैं, ठीक है। अब आता है तनुता अनुपात। अब तनुता अनुपात यानी कि सिलेंडरनेस रेशो होता क्या है, देखिएगा सिलेंडरनेस रेशो जो होता है वो होता है हमारे पास I इक्वल टू ए के स्क्वायर। इससे हम सिलेंडरनेस रेशो को निकालते हैं। तो सिलेंडरनेस रेशो हमारे पास जो आता है वो L अपॉन के आता है, ठीक है। L अपॉन के आ जाता है। जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो L अपॉन के आता है। तो L क्या है, L है हमारे पास इक्विवेलेंट लेंथ, या जिसको इक्विवेलेंट लेंथ को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं समतुल्य लंबाई। तो समतुल्य लंबाई जो होती है वो होती है L अपॉन, और K क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन होती है यानी कि घूर्णन त्रिज्या होती है। ये जो है I इक्वल टू ए के स्क्वायर से हम सॉल्व करके निकालते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित को परिभाषित या इंग्लिश में बोलते हैं डिफाइन कीजिए। और किसको डिफाइन करवा रहा है, आदर्श कॉलम को डिफाइन करवा रहा है। देखिएगा आदर्श कॉलम को डिफाइन करवा रहा है तो 2013 में ये पूछा गया था घूर्णन त्रिज्या जिसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। इसको अगर हम देखें तो वो 2015 में पूछा गया था। अपंगकारी भार जिसको हम क्रिपलिंग लोड बोलते हैं वो 2013 में ये पूछा गया था। और लंबे तथा छोटे कॉलम जिसको लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम बोलते हैं वो 2017 में ये पूछा गया है। तो पहले जो आते थे वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते थे इसलिए अलग अलग पूछे गए थे, लेकिन अब की बार 5-5 नंबर के सभी क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो सकता है कि इन चारों पांचों को वो एक साथ डाल दे, 2-2 नंबर में, 1-1 नंबर में आपको दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। क्वेश्चंस नेक्स्ट देखते हैं कि आयलर सूत्र लिखिए तथा विभिन्न संयोजनों के लिए तुल्यमान लंबाई जो होती है उसको हमें बता देना है, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 2013, 16, 17 और 19 में भी आया हुआ है। तो इंग्लिश में वो क्या कह सकते हैं कि राइट यूलर फॉर्मूला एंड व्हाट द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ लेंथ फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अलग अलग कॉम्बिनेशन पर अलग अलग हमें जो है समतुल्य लेंथ को डिफाइन करना है। तो देखिएगा फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या होती है, दोनों सिरों पर कब्जेदार कॉलम, ठीक है। यानी कि दोनों सिरों से जो कॉलम है वो क्या हो, कब्जेदार हो, पिन ज्वाइंट हो। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट लेंथ L बनती है वो क्या होती है, वो L ही होती है। सेकंड में हमारे पास क्या होता है कि एक सिरा उसका बद्ध यानी कि फिक्स हो और दूसरा उसका स्वतंत्र हो, तो तब हमारे पास इक्विवेलेंट लेंथ क्या बनती है, 2L बन जाती है। थर्ड में हम चलते हैं तो थर्ड टाइप क्या होता है, एक सिरा तो उसका फिक्स होना चाहिए और दूसरा सिरा क्या होता है, कब्जेदार यानी कि पिन होना चाहिए। तो जैसे हम इसको देखते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट लेंथ क्या बन जाती है, 1/√2 बन जाती है। नंबर 4 जो आता है और लास्ट दोनों सिरे बद्ध होने चाहिए यानी कि फिक्स होने चाहिए। तो इक्विवेलेंट लेंथ हमारे पास क्या आती है, इक्विवेलेंट लेंथ हमारे पास आती है L/2 आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर L/√2 है, ठीक। तो क्या आ जाती है, देखिएगा फर्स्ट में दोनों सिरों पर कब्जेदार कॉलम यानी कि दोनों सिरों से अगर वो पिन ज्वाइंट होता है तो L इक्वल टू L आ जाता है, यानी कि इक्विवेलेंट लेंथ जो है वो L ही रखी जाएगी। और यदि दोनों सिरे
एक सिरा बद्ध होना चाहिए और एक सिरा जो है स्वतंत्र। कोई कॉलम है उसके दोनों सिरे अलग अलग हों, यानी कि एक सिरा तो फिक्स है और दूसरा सिरा क्या है, स्वतंत्र है, फ्री है। तो जो एल होगी इक्विवेलेंट लेंथ, जिसको हम समतुल्य लंबाई बोलते हैं, वो 2l रखी जाएगी। ठीक है। और नंबर 3 पर हम आते हैं, तो एक सिरा बद्ध यानी कि फिक्स है और एक सिरा क्या है, कब्जेदार है। तो उसकी जो लेंथ होगी इक्विवेलेंट लेंथ, समतुल्य लंबाई, वो l अपॉन क्या होगी, √2 हो जाएगी। और अगर दोनों सिरे फिक्स हैं, बद्ध हैं, तो उसकी जो इक्विवेलेंट लेंथ है वो क्या हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। अब देखिएगा नेक्स्ट आता है ढांचों का वर्गीकरण कीजिए। अब देखिए ढांचे यानी कि स्ट्रक्चर्स जो होती है, हमें उसको क्लासिफाई करना है, उसको हमें यहाँ पर समझा देना है। तो ढांचे को किस किस टाइप में हमें मिल सकते हैं, जैसे एक मिलता है पूर्ण ढांचा, जिसको हम इंग्लिश में परफेक्ट फ्रेम भी बोल सकते हैं। एक होता है अभाव ढांचा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफिशिएंट फ्रेम भी बोल सकते हैं। एक होता है अतिरिक्त ढांचा, जिसे क्या बोल सकते हैं, रिडंडेंट फ्रेम भी हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसमें आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक पूर्ण फ्रेम के मेंबरों में बल ज्ञात करने की जो जोड़ विधि है उसको समझा देना। ये गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में भी ये यूज होती है। तो इंग्लिश में वो क्या कह सकता है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फाइंडिंग द फोर्स इन द मेंबर ऑफ ए परफेक्ट ट्रस। यानी परफेक्ट ट्रस के, परफेक्ट जो ट्रस होती है उसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण फ्रेम। तो पूर्ण फ्रेम के मेंबरों में जो है हमको बल को ज्ञात करना है और किस विधि से निकालना है, जोड़ विधि द्वारा। तो हमको वो समझा देंगे कि जोड़ विधि द्वारा हम किसी पूर्ण फ्रेम में, ठीक है, परफेक्ट ट्रस में मेंबरों के बीच में जो बल है, जो फोर्स लगता है, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हमें यहाँ पर देख लेना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं कि न्यूमेरिकल्स जो हैं, जैसे कि एसएफडी बीएमडी के न्यूमेरिकल, सिंपल सपोर्टेड बीम के न्यूमेरिकल्स हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसके हम न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।